नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी दुश्मन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग 4 प्रमुख कहानियाँ देखेंगे, उन कहानियों के प्रमुख पात्र और उनकी समीक्षा भी देखेंगे। कहानियों को हम लोग इस प्रकार से सुनेंगे कि पूरा वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको चारों कहानियाँ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएँ। किस पात्र ने क्या कहा है, ये कहानी के माध्यम से ही आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई कहानी का कोई वाक्य दे देता है और पूछता है कि ये किस कहानी के किस पात्र ने कहा है, या फिर कहानी के पात्रों को पूछ लेता है। यदि आपने कहानी अच्छे से सुन ली और आपको कहानी अच्छे से याद हो जाती है तो आप बिल्कुल आसानी से कहानी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आसानी से लगा सकते हैं। देर ना करते हुए चलिए हम लोग कहानियाँ देख लेते हैं। सबसे पहली कहानी है दोस्तों कानों में कंगना, जिसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ। इसके लेखक राधिका रमण प्रसाद सिंह जी हैं। हम लोग कहानी के प्रमुख पात्रों को देख लेते हैं। कहानी के प्रमुख पात्र में पहली जो इस कहानी की पात्र हैं वो किरण है, जो कहानी की नायिका हैं, और योगेश्वर इसका एक पात्र है इस कहानी का, उसकी ये पुत्री हैं। दूसरा जो पात्र है वो नरेंद्र है, जो किरण का पति है, और तीसरा जो पात्र है इस कहानी का वो स्वयं योगेश्वर है, जो नरेंद्र का गुरु भी है और किरण का पिता है। इस कहानी के प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो ये कहानी 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो इंदु नामक जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। आप लोगों को इंदु जो पत्रिका है उसका प्रकाशन वर्ष मालूम ही होगा। 1909 ईस्वी में काशी में इसका प्रकाशन हुआ था, और इसके प्रकाशनकर्ता जो है अंबिका प्रसाद गुप्त थे। मतलब मैं इंदु पत्रिका की बात कर रही हूँ, जिस पत्रिका में कानों में कंगना नामक कहानी का प्रकाशन हुआ था। पॉइंट पे जाते हैं, यानी कि कहानी सुनते हैं। कहानी में वासना और प्रेम के अंतर को स्पष्ट किया गया है। प्रारंभिक अंश जो है वो अत्यधिक आकर्षक है, किंतु अंत बहुत ही दुखद है। कि जो केंद्रीय पात्र हैं वो किरण है, जो योगेश्वर की पुत्री हैं। योगेश्वर आपको पात्रों में ही मालूम है कि योगेश्वर जो था वो किरण का पिता था, और किरण का एक शिष्य था नरेंद्र वही जो किरण का पति है। यानी कि योगेश्वर ने नरेंद्र का विवाह जो है अपनी पुत्री किरण के साथ कर दिया था। नरेंद्र योगेश्वर का शिष्य है। किरण और नरेंद्र का जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ समय पश्चात नरेंद्र एक किन्नरी के चंगुल में फंस जाता है। यानी कि वो नरेंद्र जो है उस पर मोहित हो जाता है। नरेंद्र अपनी पत्नी के सभी गहने मतलब बहाने बनाकर ले जाता है, और उसी जो किन्नरी है जिसके चंगुल में फंस जाता है उसी को दे देता है। कुछ समय पश्चात जो नरेंद्र का ये जो राज है कि वो किन्नर के जाल में फंस गया है, ये राज जो है उसकी पत्नी किरण को मालूम पड़ जाता है, और वह उसके कारण अधिक चिंतित रहती है, जिसके कारण वो मतलब नरेंद्र को बिना किसी शिकायत किए ही वो इस दुनिया से चली जाती है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। नरेंद्र धीरे धीरे करके अपने सारे यानी कि अपनी पत्नी के सारे जेवर उस किन्नरी को दे चुका होता है। केवल किरण के पास एक ही गहना बचा रहता है, यानी कि एक जोड़ी कंगन बचे रहते हैं, जिन्हें वो शादी के पहली रात अपने कानों में पहनी रहती है। और नरेंद्र पूछता भी है कि ये तुमने कानों में क्या पहन रखा है, तो बताती है कि ये कंगन है। जब किरण की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति नरेंद्र के जो है होश उड़ जाते हैं और उसकी आंखों पर बड़ी पट्टी खुल जाती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, किरण का लौट कर वापस आना अब मुमकिन नहीं था। नरेंद्र के पास अब पछताने के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं बचा हुआ था। में कंगना पहनने का मतलब ये नहीं कि हाथ का कंगन, तो हम लोग जानते हैं कि कंगन हाथों में पहना जाता है, लेकिन उसने मतलब कि व्यंग्य के रूप में बोला था कि मैंने कानों में कंगना पहन रखा है। उसकी जो बाली रहती है वो बहुत बड़ी बड़ी रहती है, और वो अपने पति को रिझाने के लिए बोल देती है कि मैंने कानों में कंगना पहना है। इस बात को सोच सोच के नरेंद्र बहुत दुखी होता है। इस तरह से ये कहानी समाप्त हो जाती है। मैंने 4 कहानियों का एक वीडियो बना रखा है, जिसमें दुलाई वाली कहानी, चीफ की दावत, एक टोकरी भर मिट्टी और उसने कहा था, इन चारों महत्वपूर्ण कहानियों की समीक्षा को बताया हुआ है। कहानी को पूरे अच्छे ढंग से समझाया है। आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप मेरे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरी कहानी देख लेते हैं। दूसरी कहानी ईदगाह, जिसका प्रकाशन वर्ष 1933 है, और इसके जो रचयिता हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र हैं। मुंशी प्रेमचंद्र ने बहुत सारी कहानियाँ लिखी थी, जिसमें ईदगाह उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। चलिए कहानियों के पात्र देख लेते हैं। कहानी के पात्र में पहला जो पात्र है वो हामिद है, जो मुख्य पात्र है, जिसकी आयु 4-5 वर्ष की है, और दूसरी है अमीना, जो वृद्ध स्त्री है, और हामिद है उसकी दादी है। तीसरे पात्रों में महमूद, नूरे, मोहसिन,
सम्मी ये अन्य बाल पात्र हैं। कहानी का कथानक मुसलमानों के पवित्र पर्व ईद पर आधारित है। रोज़ा के लंबे इंतज़ार के बाद ईद का दिन आ जाता है और मोहल्ले के बच्चों में विशेष उत्साह है। सभी बच्चों के पास खर्च करने को पैसे हैं, परंतु जो अमीना होती है यानी कि हामिद की दादी होती है, वो बहुत परेशान है कि हामिद को पैसे कहाँ से देगी। बहुत सोच विचार करके वो 3 पैसे हामिद को देकर भेज देती है। ईदगाह जाकर सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद के खिलौने मिठाइयाँ खरीदते हैं, किंतु जो हामिद होता है अमीना का यानी कि जो नाती होता है वो 1 चिमटा खरीद लेता है। जब घर आने पर अमीना उसे पूछती है कि उसने मेले में से क्या लिया है, तो हामिद उन्हें चिमटा दिखाता है, जिस कारण वे क्रोधित होती है। हामिद अपराधी भाव से चिमटा लेने का कारण बताता है कि रोटी बनाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थीं, इसलिए मैंने यह चिमटा ले लिया। अब तुम्हारी उंगलियां नहीं जलेंगी। यह सुनकर अमीना उसे अपने हृदय से लगा लेती है। यहाँ अमीना बालिका बन जाती है तथा हामिद बूढ़ा हामिद बन जाता है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद्र ये दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव कैसे बच्चों से बचपन छीन लेते हैं तथा उन्हें बड़ों की तरह व्यवहार करने पे मजबूर कर देते हैं। कहानी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो गई होगी। चलिए हम लोग अगली कहानी देखते हैं। प्रेमचंद्र जी अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी कहानियाँ, इनकी रचनाएँ अक्सर परीक्षाओं में बनती हैं। प्रेमचंद्र जी का जितनी भी रचनाएँ हैं उनका अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसे आप अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ से जाके आप लोग प्रेमचंद्र जी की सारी रचनाओं को देख सकते हैं। अगली कहानी दोस्तों, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। इसका प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी है। इसके भी जो राइटर हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र जी ही हैं। कहानी के प्रमुख पात्रों की अगर बात करें तो पहले पात्र दिलफिराग जो मुख्य पात्र है, सच्चा प्रेमी है, और जो दूसरी जो इस कहानी की पात्र हैं वो दिलफरेब हैं जो रूपवती स्त्री है और एक मल्लिका है। तीसरा जो पात्र है वो काला चोर है और जो चौथा जो पात्र है वो एक बुजुर्ग है। कहानी के प्रकाशन वर्ष की अगर बात की है तो कहानी कानपुर में प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका ज़माना में वर्ष 1907 में प्रकाशित हुई थी। बाद में यह कहानी प्रेमचंद्र के कहानी संग्रह सोजे वतन में संकलित की गई है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी देश प्रेम का संदेश देने वाली कहानी है। इसी कारण अंग्रेज सरकार ने सोजे वतन जिसमें यह कहानी छपी थी उसकी जो प्रतिलिपि थी उसे जब्त कर ली थी, ताकि लोगों में देश की स्वतंत्रता के लिए कोई चिंगारी न जगे। चलिए हम लोग कहानी देखते हैं। कहानी में जो दिलफिराग है, जो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है यानी कि जो नायक है, वो अपनी प्रेमिका यानी दिलफरेब से सच्चा प्रेम करता है। इसी प्रेम को परखने के लिए प्रेमिका उसकी परीक्षा लेती है तथा उसे दुनिया का सबसे अनमोल रतन लाने को कहती है। साथ ही यह शर्त भी रखती है कि यदि वह चीज़ तुम्हें नहीं मिली तो दोबारा मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हें सूली पे चढ़वा दूँगी। क्योंकि जो दिलफरेब है वो एक मल्लिका भी है। दिलफिराग अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए अनमोल रतन जो दुनिया का सबसे अनमोल रतन उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बहुत खोजबीन करने के बाद उसे एक कैदी के आंसू की बूंद मिलती है, परंतु प्रेमिका उसे अनमोल रतन नहीं मानती और उसे दोबारा खोजने के लिए भेज देती है। कुछ दिन बाद दिलफिराग को सती की चिता की राख मिलती है और उसे ले जाकर वो प्रेमिका के पास जाता है, लेकिन वह उसे भी अनमोल रतन नहीं मानती। तीसरी बार दिलफिराग निराश हो जाता है तथा आत्महत्या करने का प्रयास करता है। एक फ़कीर आकर उसे हौसला देता है, यानी कि वही जो बूढ़ा व्यक्ति था आके हौसला देता है तथा हिंदुस्तान की ओर जाने को कहता है, जहाँ उसकी इच्छा पूरी होगी। हिंदुस्तान पहुँचने पर उसे एक सैनिक घायल अवस्था में मिलता है जो अपने वतन के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। दिलफिराग समझ जाता है कि इस देशभक्त के खून से कीमती कुछ भी नहीं है, अतः उसके रक्त की अंतिम बूंद लेकर वह प्रेमिका के पास जाता है, यानी कि दिलफरेब के पास जाता है, जहाँ उसकी प्रेमिका यानी दिलफरेब उसकी भेंट को स्वीकार करते हुए उसके प्रेम को स्वीकार कर लेती है। अंत में प्रेमिका ने एक तख्ती निकाली जिस पर स्वर्ण अक्षर में लिखा गया कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की रक्षा करते हुए गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। प्रेमचंद्र जी की अधिकांश जो कहानियाँ हैं वो देश प्रेम तथा देशभक्ति को सबसे अधिक महत्व देती हैं। चलिए हम लोग अगली कहानी देख लेते हैं। अगली कहानी है आकाशदीप, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी की ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग कहानियों के प्रमुख पात्र देख लेते हैं। कहानी के प्रमुख पात्र में पहले पात्र बुद्धगुप्त हैं जो कहानी के नायक हैं, वीर हैं, और जो दूसरी पात्र हैं वो चंपा है कहानी की यानी कि नायिका।
और बुद्धगुप्त की आदर्श प्रेमिका। और तीसरा जो इस कहानी का पात्र है वो मणिभद्र है, जो कहानी का खलनायक है। मणिभद्र यानी कि जो कहानी का जो खलनायक है वो चंपा व बुद्धगुप्त दोनों को बंदी बना लेता है। बंदी चंपा व बुद्धगुप्त के वार्तालाप के साथ प्रारंभ हुआ कहानी का कथानक मुक्त होने पर चंपा और बुद्धगुप्त के प्रेमालाप में बदल जाता है। पहले तो चंपा के मन में बुद्धगुप्त के प्रति घृणा रहती है, क्योंकि वह बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा मानती है। परंतु बुद्धगुप्त द्वारा मणिभद्र का षड्यंत्र विफल किए जाने की बात सुनकर उसके भीतर बुद्धगुप्त के प्रति घृणा के साथ साथ प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। द्वीप के निवासियों के सम्मुख चंपा और बुद्धगुप्त का विवाह हो जाता है। बुद्धगुप्त चंपा से भारत लौटने को कहता है, किंतु वह द्वीपवासियों की सेवा में अपना जीवन लगाना चाहती है। चंपा कर्तव्य के सामने प्रेम का बलिदान कर देती है। शंकर प्रसाद जी की कहानियाँ, इनके नाटक, इनके उपन्यास जितने भी हैं उनका मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा हुआ है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप लोग शंकर प्रसाद जी की सारी रचनाओं को देख सकते हैं। हम लोगों ने 4 प्रमुख कहानियाँ, जिसमें कानों में कंगना, ईदगाह और दुनिया का सबसे अनमोल रतन, आकाशदीप, 4 महत्वपूर्ण कहानियों को देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने इनके प्रमुख पात्रों, इसकी समीक्षा को देखा है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल के प्रति अगर कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे ऐसे उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।